सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से भारतीय मीडिया को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, न केवल देश में हो रही हैं बल्कि पाकिस्तान में भी कई तरीके के मीम्स बन रहे हैं और वो मीम्स मीडिया को लेकर बन रहे हैं, तो एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार मीडिया रिपोर्टिंग का जो स्वरूप है वो न केवल सामान्य हालात में, किसी बड़ी घटना दुर्घटना में, बल्कि ऐसे समय में जब देश में युद्ध के हालात हों उस वक्त में कैसी हो, इस पर एक व्यापक विमर्श की ज़रूरत है। और इसी विमर्श को हम आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार भोपाल के मौजूद हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं हमारे साथ में जो इस वक्त मौजूद हैं, रंजन श्रीवास्तव जी हैं और शर्मन नगेली जी हैं, जिनसे हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार मीडिया कवरेज का जो स्वरूप है वो क्या बदला है, अगर बदला है तो क्यों बदला है और किस तरीके की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ख़ास तौर से तब जबकि बात युद्ध जैसे हालात की हो। तो दिनेश गुप्ता जी, सबसे पहले सर मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, ये जो पूरी रिपोर्टिंग इस दौरान में हुई, पिछले अगर हम 1 हफ्ते में देखें तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसकी समीक्षा आप कैसे करते हैं? देखिए, यदि रिपोर्टिंग के लिहाज से देखिए तो कोई रिपोर्टिंग का तो कोई हमने देखा नहीं कि कोई रिपोर्ट हो रहा हो। वो तो स्टूडियो में बैठे हैं या जो जम्मू में, राजस्थान में या जो भी बॉर्डर जो स्टेट हैं कंट्री के, उसमें जो संवाददाता हैं उन्होंने जो लाइव में बताया वो केवल रिपोर्ट था। रिपोर्ट तो जो आप देखेंगे ना, एक्चुअल न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो भारतीय मीडिया पर सवाल उठाया जाए। अब मीडिया 3 तरह का है हमारे यहाँ देश में। एक प्रिंट मीडिया है जो परंपरागत तौर पर सबसे विश्वसनीय माध्यम है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें टेलीविज़न पत्रकारिता आती है। और तीसरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को कभी पत्रकारिता से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। सोशल मीडिया सोशल है, कोई कुछ भी डाल सकता है। पत्रकार की ड्यूटी है कि उसे क्रॉस चेक करें। और देखिए, जो अभी जो समस्या क्या है कि पिछले 2.5-3 दशक में जो लोग भी पत्रकारिता में आए हैं उन्हें तो शायद डिफेंस रिपोर्टिंग का ABCD भी नहीं मालूम होगा कि उनको डिफेंस रिपोर्टिंग करनी कैसे है। जब इस तरह के 2 देश, खासकर भारत पाकिस्तान जैसे जो 2 देश हैं जो 2 धर्मों को लेकर विभाजित हुए थे और उनकी जो लड़ाई है वो धर्म आधारित ज़्यादा है, तो उस वक्त में उनको कैसी रिपोर्टिंग करनी है जब यदि युद्ध के हालात उनके साथ बनते हैं। तो पहले तो यही है कि जो कई बार हमने देखा मीडिया में युद्ध को भी उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में कई जगह कई चैनल्स ने दिखाया, ये केवल TRP का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको पता था कि ये हॉट इशू है, पूरा देश की निगाह इस पर है, और पूरे देश क्यों, पूरी दुनिया की है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये भी देखना चाहिए उनकी क्रेडिबिलिटी थी कि नहीं, उनको क्रेडिबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। भारत का पक्ष आप रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि भारत को आप अपर हैंड दिखा रहे हैं, भारत के बारे में दिखा रहे हैं, लेकिन जब आपको ऑफिशियल कहा जाए, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, आप इसको ये मानिए कि इमरजेंसी जैसे जब हालात होते हैं तो आपको उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, खासकर युद्ध में, क्योंकि इसमें कूटनीतिक मसले भी शामिल होते हैं कि आपको क्या कूटनीति के बारे में पता है कि भारत पाकिस्तान की क्या कूटनीतिक लड़ाई है इस विषय पे, क्या आपका जो है विदेश नीति का मसला इसमें इन्वॉल्व है। तो यदि सरकार ने कहा कि हमने टारगेटेड जो है अटैक किया है, जो उनका आतंकवादियों के बारे में बात करते हैं, उन्होंने युद्ध का कभी नहीं कहा। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने या सोशल मीडिया ने शुरुआती 24 घंटे में ऐसा संदेश दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये स्प्रेड हो गया और चीज़ें बढ़ती चली गई। ऐसा लगा कई बार तो कि भारत ने कोई पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई और फिर बाद में ये चीज़ सामने भी आई, पाकिस्तान ने भी कई चीज़ों के बारे में कहा है। तो ये ज़रूरत ये है कि ऐसे मौके के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए। रंजन सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें आप रिपोर्टर को कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्या कोई रिपोर्टर अपनी मर्जी से ये रिपोर्ट कर सकता है जिस पर बाद में पूरे चैनल को माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या ये संपादकों की जिम्मेदारी नहीं होती, जो बड़े बड़े चैनलों में संपादक बैठे हुए हैं, कि वो अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनको ये निर्देशित करें, पूरी टीम को ये निर्देशित करें कि भले ही खबर थोड़ी लेट हो जाए, भले ही खबर को चलाने में दूसरे चैनल आगे निकल जाएं, लेकिन जब तक तथ्यात्मक रूप से वो सच ना हो तब तक आपको रिपोर्ट नहीं करना है? तो इसमें आप संपादकों की कितनी जिम्मेदारी समझते हैं? बड़ी जिम्मेदारी है शरद जी। क्या है कि अभी जो चैनल की बात आपने कहा, तो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चला, जो पहलगाम की बात कही, या जो सर्जिकल अटैक हुआ, या जो टेरर कैंप ध्वस्त हुए, तो ज़्यादा लाइमलाइट में चैनल्स थे, टीवी चैनल्स। तो मुझे नहीं लगता कि रिपोर्टर कोई से थी वहाँ पे। केवल ये था कि ऊपर से आपको आदेश आ गया और आपको चिल्लाना है, ठीक है।
और चिल्ला को ना तो एंकर चिल्ला रहे थे। तो संवाददाता से कोई चीज़ मिल रही हो, उसको एंकर बता रहे हो, उसका लिमिटेड रोल मुझे दिख रहा था, ज़्यादा रोल मुझे एंकर का दिख रहा था। और इतनी गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता जो दिनेश जी बोले, उसमें मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगा उसी चीज़ को, कि आप पाकिस्तान के हाथों में खेलना है देखा जाए तो कैसे। आपने कहा कि बॉर्डर पे किसी अज्ञात जगह पर पाकिस्तान सेना घुसी, इंडिया सेना घुसी पाकिस्तान में। इंडिया कह रहे हैं कि हमने यहीं से रह करके मिसाइल से टारगेटेड अटैक किया है, जो कि कैंप है, टेरर कैंप है। आपका रिपोर्ट क्या आ रहा है कि अज्ञात बॉर्डर पे भारतीय सेना घुसी, पाकिस्तान को मौका मिलता है। मैंने सुना भी कहते हुए कि देखिए तो वहाँ का चैनल बोल रहा है कि कराची पे हमला हो गया है, इस्लामाबाद पे हमला हो गया है, तो वहाँ के चैनल बोल रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि इंडिया इंसर्जेंसी पे को सपोर्ट कर रही है या फिर इंट्रूजन कर रही है, हमारी सीमा में घुस रही है। ये तो हमें राइट है डिफेंड करने का। तो बाद में अगर आपको याद हो 2 दिन के बाद थोड़ा सा पिंडाट पड़ी होगी, ऊपर से थोड़ा सा टोन बदला, लेकिन जब तक वो टोन नहीं बदला तब तक तो हमने कराची पे अपना हमला कर दिया था, पा लिया था, लगा कि लाहौर तो हम बिना पासपोर्ट कल चले जाएंगे। इतनी गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता। दूसरी बात है कि देखिए, जब भी जर्नलिज्म का स्वरूप कुछ भी हो, इमरजेंसी हो, हमेशा युद्ध नहीं होता है। तो कई बार होता है कि हम बोल सकते हैं कि युद्ध में आपकी रिपोर्टिंग अलग होगी, लेकिन जो बेसिक जर्नलिज्म है वो तो हमेशा एक रहता है। जर्नलिज्म क्या है कि जो सतह पे हो रहा है, जो ग्राउंड पे हो रहा है, उसको बताइए। लेकिन वो तो बता नहीं रहे थे, ठीक है, आप केवल बता रहे हैं चिल्ला। आप उसी को एक और चीज़ उसमें बड़ी अच्छी बात हुई, जो हमारे मीडिया को एक्सपोज करता है और मिरर दिखाता है, आईना दिखाता है। क्या दिखाता है? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एडमिट किया पहली बार, और ये बहुत बड़ी एक हिस्टोरिक विक्ट्री है इंडिया की, बिना इंडिया मीडिया की मदद के उन्होंने फॉरेन मीडिया पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एडमिट किया कि पिछले 3 दशकों से हमारी पॉलिसी रही है टेरर को सपोर्ट करने की, भले वो संदर्भ अफगानिस्तान का रहा हो। उन्होंने कहा हम लोग कहने करते रहे, ब्रिटेन के कहने पे, अमेरिका, हम करते रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कबूल किया। कहाँ कबूल किया? भारतीय मीडिया से नहीं किया, वेस्टर्न मीडिया से। ये अल्ता हमीद का मुझे याद है, ये अल्ता हमीद ने क्या एक्सपोज किया है पाकिस्तान को, डिफेंस मिनिस्टर को। जब उनसे पूछा गया कि आप ठीक है, आपने कहा कि 5 जेट गिराए गए हैं, 5 जेट आपने गिराया, उसका सबूत कहा 5 जेट गिराने का। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे है, पूरे वर्ल्ड में हंसी हो रही है कि आप सोशल मीडिया को, भाई आप अगर वहाँ कुछ गिरा है तो डेब्रिस दिखाओगे ना, उसका कहाँ गिरा है, कुछ पार्ट तो दिखाओगे आपको सोशल मीडिया पे। तो वेस्टर्न मीडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, और हमारा जो मीडिया है वो पाकिस्तान के हाथों में खेलता रहा। शर्मिन नगली जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार ने एक फैसला किया, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये देखा कि कुछ जो यूट्यूब चैनल थे या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया, उनको ब्लॉक किया गया। तो आपको नहीं लगता कि एक तो चलिए सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो हैं जिन्हें कोई लाइसेंस नहीं जारी है उनका, लेकिन जिन चैनलों को लाइसेंस जारी है बाकायदा, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तथ्यात्मक रिपोर्ट करें, नेशनल न्यूज़ चैनल हैं, सो कॉल्ड नेशनल न्यूज़ चैनल, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। उनको फिर बाद में मैंने देखा कि कुछ बड़े चैनलों को तो माफ़ी तक मांगनी पड़ी कि उनसे गलत रिपोर्टिंग हो गई। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, जो अभी माननीय दिनेश जी ने भी कहा है प्रारंभिक वक्तव्य में कि आर्मी की, डिफेंस की रिपोर्टिंग किस तरह से होना चाहिए, तो उसी के तहत मैं एक आप अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि जो भारत का संविधान है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) में देश के नागरिकों को अपनी बात रखने का, लिखने का, पढ़ने का, अपने विचार रखने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन ये अमर्यादित या असीमित नहीं है। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है, उसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि जब इस तरह के तनाव हों, देश की एकता, देश की संप्रभुता, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, ये सब किसी भी तरह से बाधित ना हो, इन पर किसी तरह का आपको कोई अधिकार नहीं देता कि इस तरह की जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हों और आप असीमित या अमर्यादित रिपोर्टिंग करें। इसमें एक चीज़ का और उल्लेख है कि जो आपके दूसरे देशों के साथ में दोस्ताना संबंध रहते हैं वो बिगड़े ना, और देश की जो सुरक्षा है वो बिल्कुल
सही और चाक चौबंद रहे, इसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिन यूट्यूब चैनलों ने या चैनलों ने उसका उल्लेख नहीं, उसका उल्लंघन किया, वायलेशन किया, उसकी चिंता नहीं की, उसमें जो भी केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने या उनके जो भी विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने जो कार्रवाई उन्होंने कोई लीक ऑफिशियली तो अनाउंस किया नहीं है, ये सब जो है ना विभाग ने किया है, तो वो उचित है। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिसमें कहीं कोई भारत ने भारतीय मीडिया पर कोई अंकुश लगाने की प्रक्रिया या कोई पहल प्रारंभ की हो। एक दूसरा इसमें एक और उल्लेख है कि जो चैनलों ने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है या बाकी लोगों ने भी, जो सोशल मीडिया है या कहीं के प्रिंट मीडिया भी है, उन्होंने भी रिपोर्टिंग की है, कह सकते हैं कि भारत का पूरा मीडिया जो है ना युद्ध 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 चिल्ला रहा था, जबकि युद्ध हुआ ही नहीं है। ना ही विक्रम मिश्री जो भारत के विदेश सचिव हैं, उन्होंने एक भी बार इसका उल्लेख नहीं किया, ना भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उल्लेख किया, ना भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने, किसी ने इस बात का, और इवन जो कर्नल सोफिया कुरैशी है या व्योमिका सिंह, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि भारत और जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ में कोई हमारा युद्ध चालू हो गया है। लेकिन जो एक मीडिया है, इसको मेरा ये स्पष्ट माननीय देश के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री और जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनसे आग्रह है कि भारत के सभी मीडिया संस्थानों को, संपादकों को, जो भारत का संविधान है उसकी पुस्तक भेजें और उनसे बार बार आग्रह करें पत्र के साथ कि वो जब इस तरह के तनाव हो देश और दूसरे देशों के साथ में, तो उसको जो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है, उसका जो अनुच्छेद 19A और 19(1) और 19(2), उसको वो बहुत आराम से, बहुत ही तरीके से और शांति भाव से पढ़ें, उसके बाद वो रिपोर्टिंग की दिशा में आगे बढ़ें, और जो यदि इसका वायलेशन करें इसके बाद तो उनको जो भारत अपना सरकार उचित निर्णय समझे उन पर कार्रवाई करें। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा शरद जी ने जो पहला शुरुआत में पूछा है कि संपादक क्या कर रहे हैं। सरकार तो अपनी ड्यूटी कर लेगी, संपादक तो पढ़ा लिखा होगा ना, तो उसको तो संविधान जानना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है अपने संवाददाताओं के साथ? अगर संवाददाता गड़बड़ कर रहा है संपादक को रोकना चाहिए, और अगर संपादक गड़बड़ करे तो उसमें क्या हो? देखिए माननीय रंजन जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है कि संपादक मध्य प्रदेश इसलिए होता ना संपादक का कि हर चीज़ देखे वो। मध्य प्रदेश के संपादक की जरूरत फिर क्या है? मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार अभी भी हैं, माननीय महेश श्रीवास्तव जी। उन्होंने आज से 1 दशक पहले कहा था कि संपादक नाम की संस्था समाप्त हो चुकी है। अब जिसको जो मर्जी आता है, सब अपने व्यावसायिक घरानों के अखबार और चैनल हैं और सोशल मीडिया है, उनको जिसको उचित लगता है उसको संपादक बना देते हैं। उसने IIMC से या माखनलाल से या एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से या जो देश के बड़े वर्धा विश्वविद्यालय से कहीं से उसने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, नहीं की है, कानून का उसको कितना ज्ञान है, नहीं है, बस संपादक बना दिया। तो जो संपादक नाम की संस्था है वो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ संपादक अभी भी हैं जिसके कारण अभी पत्रकारिता की साख बची हुई है, लेकिन वो साख बची रहे, इस पर एक पूरे मीडिया, भारत के पूरे मीडिया को एक स्वर से ये देखना चाहिए कि कोई अपनी जो मीडिया की मर्यादाएं हैं उसको लाना गए। ठीक बात। अच्छा दिनेश सर, मैं आपसे सर ये एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आपका तो लंबा जो अनुभव है पत्रकारिता में है कि कुछ वक्त पहले तक जब हम सब भी नवोदित पत्रकार थे, उस वक्त में ये बात आती थी कि मीडिया की अपनी खुद की एक लक्ष्मण रेखा थी। उन्हें खुद ये लगता था कि नहीं ये करना है या नहीं करना है। मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त में जब हम सब पत्रकारिता शुरुआत में सीख रहे थे तो ये बहुत प्रेशर था रिपोर्टर्स के ऊपर कि आपकी खबर फैक्चुअली गलत नहीं होनी चाहिए, और ये होने का मतलब है कि आपकी पूरी पत्रकारिता जीवन में सवाल खड़े हो जाना। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े चैनलों पे खबरें ऑन एयर हो जा रही हैं, प्रसारित हो जा रही हैं, जिसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है, और उसके बावजूद भी कोई ऐसा एक्शन खुद संस्थागत तौर पर देखने को नहीं मिलता जिसमें किसी रिपोर्टर को या किसी एंकर को ये लगे कि नहीं इस बार चलिए हो गया गलत, अब नेक्स्ट टाइम हमको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा मीडिया में बदलाव आया है, इसको आप कैसे देखते हैं, ये कैसे सुधरेगा? ये नहीं, एक तो मीडिया में बदलाव नहीं होता। मीडिया में लोग हैं, सीरियस जर्नलिज्म जो कर रहे हैं,
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो प्रेशर की बात करते हो, देखिए पत्रकारिता में कोई प्रेशर नहीं होता। आप यदि प्रेशर में हैं तो पत्रकारिता नहीं कर सकते। पत्रकारिता हमेशा जो है बिल्कुल ओपन माइंड से होती है और सारी चीज़ों के साथ होती है। जिम्मेदारी किसी को बताई नहीं जाती कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, नागरिक के नाते और पत्रकार के नाते। कोई पत्रकार नागरिक से अलग है ऐसा नहीं है, कोई प्रिविलेज क्लास है ऐसा नहीं है, उसे पता है कि इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये तो जो गला काट प्रतिस्पर्धा है ना, कि मेरे चैनल में की टीआरपी कैसे बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले, ये जो आर्थिक दबाव हैं वो मालिकों के आर्थिक दबाव हैं, पत्रकार का आर्थिक दबाव नहीं है। वो एक चैनल पे खबर चली, दूसरी चलाने लगा, पुष्टि नहीं कर रहा है, ये क्या है। तो टीआरपी का हमने देखा था एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अपनी निजी व्यापारिक चीज़ें हैं जिसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता एक माध्यम बन गया है व्यापार का, इसलिए ये सारी विकृतियाँ पैदा हुई हैं। और ये विकृतियाँ देखिए समय के साथ जनता खुद भी उनको अलग करती जा रही है। उसे पता है कि क्रेडिबल न्यूज़ कहाँ मिलेगी, रिलायबल न्यूज़ कहाँ होगी। आप यदि जो है कह रहे हैं कि सेनाएं आमने सामने आ गई, तो इसको जब इसका तो सीधा मतलब है ना, आमने सामने जब सेनाएं होती हैं तो फिर युद्ध के हालात होते हैं ना। तो कई बार शब्दों का चयन भी ठीक से नहीं करते लोग, कि जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका खुद का दबाव होता है। एंकर जो है, एंकर का आप खुद एक्सपीरियंस देखिए ना, जिसे आप एंकर रखते हैं वो पत्रकार कम होता है। एंकर तो जो आपका चेहरा है उसका खुद का भी तो प्रोफाइल चेक करिए कि उसने पत्रकारिता में उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसने रिपोर्टिंग की है कि नहीं की है। जब बगैर रिपोर्टिंग के आप किए हुए आदमी को एंकर बना देंगे, उसको आप टीपी से वो जो आएगा तो ठीक है, लेकिन यदि टीपी पर नहीं आया कुछ तो वो क्या पड़ेगा, जो उसके मन में आएगा वो करेगा। ऑन एयर जो बोल रहा है वो तो उसके दिमाग में अनुभव नहीं होता उस वक्त तो उसे ये होता है कि उसको अपने टाइम में कैसे जो है चीज़ों को कंटिन्यूटी में बना के रखना है। ये तो लोगों के चयन का सवाल है, जहाँ जैसे लोग होंगे। आप मान लीजिए किसी 10 साल के व्यक्ति को जिसका कुल अनुभव है उसको संपादक बना देंगे, तो वो क्या 20 साल के आदमी को अपने अंडर में नौकरी में रखेगा क्या 20 साल वाला आदमी उसके अंडर में नौकरी करेगा क्या। इसलिए इसको पत्रकारिता को क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत ऐसे जो लोग हैं जो केवल अपने व्यापारिक हितों के लिए यहाँ आया, उनको देखना है कि ये जो लोग उन्होंने रखे हैं, ये पत्रकारों का काम है ना कि वो जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं वो उनको बताएं कि भैया आपने गलत आदमी रखा है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसको हटाएं, इससे आपको आपकी छवि का नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें आपको खुद तय करनी है, पत्रकारों को तय करनी है। कोई सरकार या कोई संस्था इसको तय नहीं कर सकती। जब पत्रकार तय कर लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आपने एंकर की बड़ी अच्छी बात की, हम भी एंकर की बात कर रहे थे, संवाददाता तो किनारे हो गया। लेकिन जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ वेस्टर्न मीडिया को और इस इंडियन मीडिया को, तो मैं जिन चैनल्स की बात कर रहा हूँ वो पुराने चैनल्स हैं, 15 साल 20 साल 30 साल के। उस चैनल्स के लोग कह रहे हैं कि हम कराची पे पहुँचने वाले हैं, या फिर देखिए लाहौर पे हमला होने वाला, हम लाहौर तक पहुँच गए, कुछ भी पहुँच गए। वहीं जो वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एंकर है, मैं केवल एंकर की बात कर रहा हूँ, बड़े आराम से बात कर रही लेडी, याल्दा हमीद की बात मैं कर रहा हूँ, एक और लेडी में नाम नहीं याद आ रहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रही है और सबूत के साथ बात कर रही है कि देखिए उसामा बिन लादेन, आप कह रहे हैं कि हम टेररिज्म पे सपोर्ट नहीं करते हैं, हम फ्रंट में हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं, हम तो विक्टिम है। वो करे कि उसामा बिन लादेन तो आपके बैकयार्ड में पड़ा हुआ था, वो तो वहाँ मिल रहा है, और आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है एडमिट कर रहा है कि हम सपोर्ट करते रहे हैं। तो वहाँ की जो एंकर है स्टडी करके आ रही है, दिख रहा है, पीछे से कुछ नहीं है, बड़े आराम से बात कर रही है, चीज़ों को एक्सपोज कर रही है लोगों को, और एक्सपोज हो रहे हैं। तो हाँ, मगर जो चिल्ला चुट की पत्रकारिता है यहाँ पे, तो जिम्मेदार एंकर माना जाए या वो व्यापारी घराने के जो ऐसे चैनल आ रहे हैं। मैं तो इस्टेब्लिश चैनल की बात कर रहा हूँ, वो भी ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से देखेंगे तो अलग दिखेगा, पाकिस्तान की दृष्टि से देखेंगे वहाँ तो, क्योंकि देखिए शासन का तरीका भी वहाँ अलग है, सेना बहुत महत्वपूर्ण है। सेना के बिना तो वहाँ इस तरह के हालात में कोई ना तो एंकर सवाल कर सकता है, ना वहाँ के चैनल बहुत ज़्यादा कुछ चला सकते हैं। अपने यहाँ तो भारत में तो हाँ, जो वेस्टर्न चैनल हैं वो तो आप देखिए ना, उनका प्रोफेशनलिज्म कितना स्ट्रांग होता है। वो जब आपको जब नहीं, यहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ जब आप विचारधारा आधारित विश्वविद्यालय बनाएंगे, उच्च शिक्षा में या किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन में, या आप जब विचारधारा को लाएंगे तो, और विचारधारा का जब आप पाठ पढ़ाएंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, आपको प्रोफेशनल स्किल नहीं होगा ना, आपका विचार होगा। आप जब भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा तो विचार कहाँ जाएगा, वो उसी विचारधारा के साथ जाएगा। तो विचारधारा क्या कहती है, विचारधारा तो कहती है कि इस बात को बढ़ाओ चढ़ाओ। यदि जब देश में हिंदू मुस्लिम पर डिबेट हो रही थी तो तब क्या युद्ध के हालात नहीं थे? जब हम आंतरिक रूप से क्या कर रहे थे इस देश में खाई पैदा कर रहे थे। जो 2 जनरेशन
हिंदू मुस्लिम के बीच खाई ख़त्म करने में लगी। अब आपको क्या लग रहा है, अब कितनी जनरेशन इस खाई को पाटने में लगेगी? इसके लिए राजनेता, आप देखिए, कभी के आपने देखा कि बहुत कम नेताओं के बयान उकसाने वाले होते हैं, लेकिन मीडिया पूरी तरह से जो वो ज़्यादा करता है, उससे हालात बिगड़ते हैं। नेताओं के बयान से नहीं बिगड़ते, नेता तो पासिंग रिमार्क के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, दिन भर चीज़ वो बार बार दिखाएंगे। ये तो चैनल को देखना है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, पत्रकारों को ही तो देखना है ये चीज़ कि वहाँ हमारे बगल में यदि कोई, मान लीजिए कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी रहता है, तो क्या हम अपना जो नेक्स्ट डोर नेबर है उसके लिए अपना दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, या उसको हम ये कह रहे हैं कि संकट के समय आप हमारे साथ मत खड़े होइए? इतना बेसिक समझ तो सबको होती है ना। मुझे लगता है सर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम ग्लोबली क्यों नहीं सोचते, इंडियन मीडिया ग्लोबली क्यों वो ये सोचता है कि वो सरकार की तरफ से खड़ा हुआ है? भाई देशभक्ति तो हर व्यक्ति के अंदर है, चाहे वो मीडिया का हो ना हो, सैनिक हो, जो आम व्यक्ति घर में है वो भी सैनिक के तौर पर ही भावना रखता है। तो मीडिया को लेकर जो बात है कि वो ग्लोबली क्यों नहीं सोचता, उसको क्यों नहीं लगता कि हर पक्ष जो वस्तु स्थिति है वो आना चाहिए, इन कंपैरिजन टू ये कि स्टूडियो में खड़े होकर ये कह दें कि इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया है, कराची का पोर्ट ख़त्म हो गया है, इस टाइप की बातें करें। ये शायद इस बिंदु है इस विषय का। नहीं, बिल्कुल ये विषय है। हम ग्लोबल होंगे तो ग्लोबली सोचेंगे, जब हम लोकल हैं तो हम ग्लोबल नहीं हो सकते। अब जो चैनलों का जो पूरा इस वक्त देखिए, पूरा जो हिंदुस्तान में जो चैनल, आप अंग्रेजी छोड़ दीजिए, को बहुत फ़र्क दिखाई देगा। यदि आप देखेंगे ना, अंग्रेजी चैनल जो होंगे उनके पास कुछ ग्लोबली भी वो बात कर रहे होंगे। यदि आप उनके जो पाकिस्तान में भी कोई संवाददाता होंगे, बहुत सारे चैनल तो ऐसे थे ना हमारे जिनका कोई पाकिस्तान में संवाददाता ही नहीं था, या पाकिस्तान में संवाददाता था भी तो क्या पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर इंडियन मीडिया से बात करेगा इस तरह के हालात में? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परिस्थिति जन्य भी चीज़ें होती हैं जहां हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं। देखिए, रिकॉग्नाइज जिसको कर रहे हैं आप इंटरनेशनल, बीबीसी आप देखिए कि मध्य भारत में बीबीसी पर कितने दबाव हैं कि वो अपनी पॉलिसी बदले। उसने पॉलिसी नहीं बदली, तो जब वो पॉलिसी नहीं बदलता अपनी, तो फिर उसको इंटरनेशनली मान्यता मिलती। उसके पीछे सर वजह जो आप शुरू में कह रहे थे कि जो कॉरपोरेट जो बंदिशें हैं वो शायद जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर लागू नहीं होती, यही वजह है कि वो पाकिस्तान को भी एक नज़र से देखते हैं, इंडिया को भी एक नज़र से देखते हैं, या ग्लोबली कोई भी घटना हो तो वो उस नज़र से देखते हैं। शायद उसकी एक ये वजह हो सकती है। तो ये जो चर्चा है मुझे लगता है कि अब उसको विराम देने का वक्त है, क्योंकि ये एक व्यापक विषय है और जिस पर जितनी और चर्चा की जाए संभवतः वो वक्त में कम पड़ेगी। लेकिन एक बात जो हमारे तीनों ख़ास मेहमान हैं उनसे निकल के ये सामने आई है कि मीडिया को संयम के साथ, निष्पक्षता के साथ और तथ्यों पर बात करने की ज़रूरत है, ना कि इस बात पर कि जो सोशल मीडिया में अगर किसी ने कोई खबर वायरल की है तो उसकी पहले पुष्टि करे, या फिर आधिकारिक तौर पर अगर कोई पुष्टि होती है तब वो कोई खबर ऑन एयर की जाए, क्योंकि बाद में जब उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है या खेद व्यक्त करना पड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है वो चाहे यूट्यूब पर संचालित होने वाले चैनलों पर हो या फिर बड़े बड़े जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स है उन पर हो, सब पर एक साथ लागू होता है। तो इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। हमारे तीनों खास मेहमान हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देखते रहिए द प्रेस हिंदी।